फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 10 करेंगे, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। मीन्स बढ़ती उम्र में हमारे बॉडी में, बच्चों के बॉडी में क्या क्या चेंजेस आता है, क्या क्या डेवलपमेंट होता है, वो सब हम लोग आज इस चैप्टर में देखेंगे। पिछले क्लासेस में हम लोग चैप्टर 9 में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन का पार्ट देखा था। अभी हम लोग देखेंगे कि बॉडी में क्या क्या चेंजेस आता है, और एडोलेसेंस पढ़ेंगे क्या होता है, प्यूबर्टी पढ़ेंगे, में बॉडी में कैसा ग्रोथ होता है, हार्मोनल चेंजेस होता है, ये सब देखेंगे। देन मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन फीमेल्स देखेंगे। ये सारे चीज़ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो सब हम लोग आज पूरा कवर करेंगे इस चैप्टर में। एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी पहले ही है, तो हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में ग्रोथ तो पहले ही दिन से शुरू हो जाता है। ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम द फर्स्ट डे, फ्रॉम द डे 1। जैसे जन्म होता है उस दिन से ही वैसे ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11 देयर इज़ अ सडन स्पर्ट इन ग्रोथ विच बिकम्स नोटिसेबल। लेकिन 10 या 11 साल के बाद जो ग्रोथ होता है वो नोटिसेबल दिखने लगता है। द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। तो ये सब ग्रोइंग अप, बड़े हो रहा है, उसका ही ये सब साइन है। दे इंडिकेट दैट यू नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकम एन एडल्ट। तो आप अब बहुत चाइल्ड की तरह नहीं रहे हैं, छोटे बच्चे की तरह, आप एडल्ट बनने के रास्ते पे निकल पड़े हैं। ग्रोइंग अप इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस उस कंडीशन को, उस समय को बोला जाता है, पीरियड ऑफ लाइफ को, जब बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आता है बॉडी में, और लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, और रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की तरफ लेकर के जाता है, जहाँ पे हम लोगों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शनल हो जाते हैं और वी बिकम केपेबल टू रिप्रोड्यूस। तो उस एज को, उस टाइम को एडोलेसेंस कहा जाता है, जब सब बड़े होते हैं, एडल्ट बनने के रास्ते पे चलते हैं। एडोलेसेंस बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 एंड 19 ईयर्स ऑफ एज। तो ये 11 साल से शुरू होता है और 18 से 19 साल तक एडोलेसेंस समय कहा जाता है। इन दिस पीरियड कवर्स द टीन्स, इसमें टीन्स को कवर करता है, 13 टू 18 और 19। तो इसको टीनेजर्स भी बोला जाता है, एडोलेसेंट्स को टीनेजर्स भी बोला जाता है। आप लोग सुने होंगे, टीनेजर्स बोलते हैं 18 से 19 साल तक के बच्चों को, 13 साल से 18 साल के 18-19 तक। इन गर्ल्स एडोलेसेंस में बिगिन अ ईयर और 2 अर्लियर देन इन बॉयज़। गर्ल्स में लगभग साल, 1.5 साल या 2 साल पहले एडोलेसेंस स्टार्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू बॉयज़। ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सारे पर्सन्स का अलग अलग टाइमिंग या फिर ऐसा सिस्टम होता है, ज़रूरी नहीं है कि सबका एक ही समय में स्टार्ट हो। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। एडोलेसेंस के समय में, यही 12 साल, 11 साल से लेकर के 18-19 साल तक में ह्यूमन का बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। तो ये सब चेंजेस ही प्यूबर्टी का ऑनसेट को मार्क करता है। प्यूबर्टी आ रहा है, इसको मार्क करता है। प्यूबर्टी मतलब जवान होना, जवानी, कि ये लोग बड़े हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं, तो उसको ही प्यूबर्टी बोला जाता है। तो उसको मार्क करता है ये सारे चेंजेस बॉडी में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स द प्यूबर्टी इज़ दैट द बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। यही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चेंज जो आता है बॉडी में, या गर्ल्स या बॉयज़ में, प्यूबर्टी में, जो प्यूबर्टी को मार्क करता है वो है कि वो केपेबल हो जाता है रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन कर सकने के लिए। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलेसेंट रीचेज रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। प्यूबर्टी तब ख़त्म होता है जब एडोलेसेंट जो है वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक पहुंच जाता है। अब हम लोग देखते हैं चेंजेस एट प्यूबर्टी, क्या क्या चेंजेस आता है। तो सबसे पहले तो आप लोग देखते ही हैं इंक्रीज़ इन हाइट, जो इसी टाइम होता है 11 साल से 18 साल के अंदर में। द मोस्ट कॉन्स्पिकुअस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज़ द सडन इंक्रीज इन हाइट।
ये सडन इंक्रीज इन हाइट होता है, अचानक हाइट बढ़ने लगता है। एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स दैट इज द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स इलोंगेट एंड मेक अ पर्सन टॉल। तो हाथ का और पैर का जो बोन्स होता है वो इलोंगेट होता है, लंबा होता है और पर्सन को टॉल बना देता है। Initially, girls grow faster than boys, but by about 18 years of age, both reach their maximum height. गर्ल्स जनरली थोड़ा सा फास्टर ग्रो होती है बॉयज से, लेकिन 18 साल तक पहुंचते पहुंचते दोनों एक समान ही उन लोगों का हो जाता है जितना बढ़ना होता है। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। सारे इंडिविजुअल्स में जो होता है रेट ऑफ ग्रोथ होता है हाइट का, वो अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि सबको ही लंबे ही हो जाएंगे। Some may grow suddenly at puberty and then slow down, while others may grow gradually. कोई अचानक बढ़ जाता है, कोई सडन बढ़ के कम हो जाता है प्यूबर्टी के टाइम पे, ऐसा भी होता है। तो सबका एक जैसा बराबर नहीं होता है। देयर इज़ नो नीड फॉर पहली टू वरी, ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट सेम रेट। सेम रेट पे ग्रो नहीं होता है सारे बॉडी पार्ट्स। समटाइम्स द आर्म्स एंड लेग्स और हैंड्स एंड द फीट्स ऑफ एडोलेसेंट लुक ओवरसाइज्ड एंड आउट ऑफ प्रोपोर्शन विद द बॉडी। कभी कभी हाथ या पैर कभी कभी ओवर साइज हो जाता है एडोलेसेंट में बॉडी के प्रोपोर्शन में, लेकिन बाद में जा कर के वो सब सेट हो जाता है। चेंज इन बॉडी शेप में भी चेंज आता है। जैसे बॉयज़ में मसल्स ग्रो होता है, मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन गर्ल्स से ज़्यादा होता है। चेंजेस ऑकरिंग इन एडोलेसेंट, बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। दोनों बॉयज़ एंड गर्ल्स में जो एडोलेसेंट चेंजेस आता है वो दोनों डिफरेंट होता है। देन वॉइस चेंज होता है। एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स बिगिंस टू ग्रो। कंठ जिसको हिंदी में बोलते हैं, बॉयज़ का जो कंठ होता है वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स जो होता है वो बढ़ने लगता है। बॉयज़ डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस। बॉयज़ के पास वो लार्ज वॉइस बॉक्स जो है वो बड़ा होता है। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ कैन बी सीन एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड एडम्स एप्पल। उसको थ्रोट को एडम्स एप्पल बोलते हैं। ये यहाँ पे दर्शाया गया ये पार्ट एडम्स एप्पल बोलता है इसको। ये जो निकलने लगता है वो बड़ा होता है वॉइस बॉक्स। इन गर्ल्स द लैरिंग्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। तो गर्ल्स में बहुत छोटा होने के कारण वो दिखता ही नहीं है। जनरली गर्ल्स हैव हाई पिच्ड वॉइस वेयर एज बॉयज़ हैव अ डीप वॉइस। बॉयज़ के पास बहुत ही डीप वॉइस रहता है, भारी आवाज़ होने लगता है। इन एडोलेसेंट बॉयज समटाइम्स द मसल्स ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ कंट्रोल एंड द वॉइस बिकम्स होर्स। बहुत ही मतलब कड़ा वॉइस हो जाता है कभी कभी। जब वॉइस बॉक्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है लड़कों में, तो आवाज़ बहुत ही माने कोर्स आवाज़ आता है, बहुत फटा हुआ टाइप का आवाज़ आता है, बहुत भारी हो जाता है, होर्स। दिस स्टेट में रिमेन फॉर फ्यू डेज, ये कुछ दिन तक रहता है, उसके बाद ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाता है बॉयज़ में। इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड sebaceous gland. During puberty, the secretion of sweat glands and sebaceous glands increases. Sweat glands जो पसीना होता है वो, और sebaceous gland मतलब जो ऑयल ग्लैंड्स रहता है। Many young people get acne. एक्ने का मतलब होता है पिंपल्स। बहुत ही यंग बच्चों में पिंपल्स आने लगता है एडोलेसेंट के टाइम पे जब डेवलपमेंट होता है। एंड पिंपल्स ऑन द फेस एट दिस टाइम बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ दिस ग्लैंड्स इन द स्किन। तो जो ऑयल ग्लैंड्स रहता है, सेबेसियस ग्लैंड रहता है, वो सब एक्टिव हो जाता है, इसलिए पिंपल्स आने लगता है जब लड़का प्यूबर्टी की तरफ बढ़ता है। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, ये फिगर 9.1 और 9.3 प्रीवियस चैप्टर जो हम लोग पढ़े थे रिप्रोडक्शन का, उसमें क्लियरली दिखाया गया है ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमंस। At puberty, male sex organs like the testes and the penis develop completely. Puberty के टाइम, जवानी के टाइम, जवान होने के टाइम मेल सेक्स ऑर्गन्स जो रहता है
वो टेस्टीज और पेनिस जो रहता है वो कम्प्लीटली डेवलप होता है मेन में। द टेस्टीज ऑल्सो बिगिन टू प्रोड्यूस स्पर्म, और टेस्टीज के अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस होने लगता है। और इन गर्ल्स में क्या होता है, इन गर्ल्स ओवेरीज इन लार्ज, ओवेरीज जो होता है वो बड़ा होता है, एंड एग बिगिन टू मैच्योर, और उसका एग जो होता है वो मैच्योर होने लगता है। ऑल्सो ओवेरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स, और ओवेरीज जो है मैच्योर एग्स को रिलीज करने लगता है। देन रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। Adolescence is also a period of change in person's way of thinking. Adolescence ऐसा समय है जब बच्चों का, जब लोगों का जो थिंकिंग है उसका तरीका भी बदलता है। Adolescents are more independent than before, are also self-conscious. Intellectual development takes place and they tend to spend considerable time thinking. और वो लोग सोचने भी लगते हैं। In fact, it is often the time in one's life when the brain has the greatest capacity of for learning. उस टाइम में लर्निंग के लिए ब्रेन का हाईएस्ट कैपेसिटी होता है। Sometimes, however, an adolescent may feel insecure while trying to adjust to changes in the body and mind. कभी कभी एडोलेसेंट जो होता है वो अपने आप को अनसेफ फील करता है, इनसिक्योर फील करता है बॉडी में जो चेंजेस है या माइंड में जो चेंजेस आ रहा है उसको लेकर के। बट एज एडोलेसेंट लर्नर्स यू शुड नो दैट देयर इज़ नो रीज़न टू फील इनसिक्योर, दीज चेंजेस आर नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। तो ये नेचुरल पार्ट है ग्रोइंग अप का, बड़े होने का। तो ये सब में कोई टेंशन लेने का कोई ज़रूरत है नहीं। बहुत से बच्चे लोग बहुत सोचने लगते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा चेंजेस आ रहा है बॉडी में तो क्या होगा। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो सब नेचुरल प्रोसेस है। देन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या है ये हम लोग देखेंगे। हम लोग चैप्टर 9 में देखे थे कि टेस्टीज एंड ओवेरीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओवेरीज जो है, ओवेरीज जो फीमेल में और टेस्टीज जो है मेल में। दे प्रोड्यूस गैमेट्स, उसमें गैमेट्स प्रोड्यूस होता है। मेल में होता है स्पर्म और फीमेल में होता है ओवम, दैट इज स्पर्म एंड ओवा, ओवा भी बोलते हैं ओवम को। इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप एट द प्यूबर्टी, गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलप होने लगता है। एंड बॉयज़ बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर, एंड बॉयज़ में फेशियल हेयर आने लगता है, दैट इज़ मोस्टेचेस एंड बियर्ड, मोस्टेचेस आने लगता है और बियर्ड, दाढ़ी मूछ आने लगता है लड़कों को। एज दीज फीचर्स हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो ये जैसा कि ये मेल और फीमेल को अलग दिखाता है, अलग पहचान देता है मेल और फीमेल को, तो इसलिए इसको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। बॉयज़ ऑल्सो डेवलप हेयर्स ऑन चेस्ट, बॉयज़ में चेस्ट में भी हेयर्स आता है। इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स हेयर ग्रोज अंडर आर्म्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में अंडर आर्म्स में भी बाल आते हैं। एंड इन द रीजन अबव द थाइज और प्यूबिक रीजन, थाइज के पास भी और प्यूबिक रीजन में भी हेयर्स आता है। द चेंजेस विच ऑकर एट एडोलेसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स, ये जो भी चेंजेस आता है एडोलेसेंस में वो हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होता है। हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस, दीज आर सिक्रेशंस फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो यहाँ पे ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड्स दिया है पहले। दीज आर सिक्रेशंस फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन सिस्टम। द मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन बिगिंस टू रिलीज बाय द टेस्टीज एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के स्टार्ट होने के टाइम ही मेल हार्मोन जो जिसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, मेल हार्मोन जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, इसको याद रखिएगा आप लोग। और फीमेल हार्मोन जो होता है वो एस्ट्रोजन होता है, वो रिलीज़ होना स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के टाइम पे। दिस कॉजेज चेंजेस इन बॉयज़ अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्नड, फॉर एग्जाम्पल द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर ऑनसेट वंस प्यूबर्टी इज रीच्ड इन गर्ल्स ओवेरीज बिगेन टू प्रोड्यूस फीमेल हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन। तो फीमेल हार्मोन को एस्ट्रोजन बोलते हैं और मेल हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, जिनके कारण ही मेल और फीमेल में एडोलेसेंट के टाइम में जो भी चेंजेस आता है वो इन हार्मोन्स के वजह से ही आता है, जो हम लोग अभी जस्ट ऊपर पढ़े। मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स और मेमरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के अंदर में
मेमोरी ग्लैंड्स जो होता है वो डेवलप होना स्टार्ट होता है। द प्रोडक्शन ऑफ दीज हॉर्मोन्स is under the control of another hormone secreted from the endocrine glands called pituitary gland। तो ये सब जो प्रोडक्शन जो होता है इन हॉर्मोन्स के द्वारा, तो इसको कंट्रोल करता है एक दूसरा हार्मोन जिसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जो सिक्रेटेड होता है फ्रॉम एन इंडोक्राइन ग्लैंड जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है इनके सीक्रेशंस को। तो रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग प्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव फंक्शन। हार्मोन्स का क्या रोल है रिप्रोडक्टिव फंक्शन शुरू होने के टाइम पे? तो देखते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होता है वो रिलीज करता है हार्मोन्स को इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड में, टू रीच द पर्टिकुलर बॉडी कॉल्ड टारगेट साइट। जो भी टारगेट साइट है बॉडी का, जैसे सर है, हाथ क्या काम कर रहा है, बॉडी क्या कर रहा है, स्वेट ग्लैंड क्या काम कर रहा है, तो वो उसको जैसे उसका जो काम है वो टारगेट साइट उसको समझ रहा है, कह रहा है। और इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो हार्मोन्स को रिलीज करता है और वो हार्मोन्स ब्लड में जाता है और ब्लड के थ्रू वो टारगेट जगह में जाता है। द टारगेट साइट रेस्पॉन्ड्स टू हार्मोन। देयर आर मैनी इंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड्स इन द बॉडी। इन बहुत सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स है और डक्टलेस ग्लैंड्स है इन बॉडी में हमारे। द टेस्टिस एंड ओवेरीज सीक्रेट सेक्स हार्मोन्स। टेस्टिस और ओवेरीज जो है सेक्स हार्मोन्स को सीक्रेट करता है मतलब निकालता है। यू हैव जस्ट लर्न दैट दीज हार्मोन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो इससे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी इस पर डिपेंड करता है, इन हार्मोन्स पे। फर्दर द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन्स निकलता है वही हार्मोन जो है सेक्स हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। 10.3 फिगर में दिया हुआ है। द पिट्यूटरी सेक्रेट्स many hormones, one of which makes ova mature in the ovaries and sperms form in the testes। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, पिट्यूटरी सिक्रेट्स मैनी हार्मोन्स, बहुत सारा हार्मोन सिक्रेट करता है, जिसमें से एक जो है वो ओवा को मैच्योर करता है ओवेरीज में और स्पर्म को मैच्योर करता है टेस्टिस में। यहाँ पे इंडिकेशन करके दिया हुआ है। तो हार्मोन्स from pituitary stimulates testes and ovaries to release testosterone and estrogen। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है वो टेस्टिस और ओवेरी को स्टिमुलेट करता है, उसको पिन करता है, ठीक है, उसको पिन करता है ताकि वो रिलीज़ करे मेन हार्मोन को और फीमेल हार्मोन को। मेल हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं और फीमेल हार्मोन को एस्ट्रोजन बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, रिलीज्ड इन द ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ किया जाता है ब्लड में, एंड रीच पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो इसको टारगेट साइट बोला गया है। और ब्लड में वो हार्मोन रिलीज़ होता है और टारगेट साइट तक पहुंचता है। उसके बाद स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। स्टिमुलेट चेंजेस को स्टिमुलेट करता है बॉडी में जैसे ही प्यूबर्टी का ऑनसेट होता है। देन रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ life in humans, adolescent becomes capable of reproduction when their testes and ovaries begin to produce gametes। जब मेल और फीमेल में गैमेट्स प्रोड्यूस होने लगता है उस टाइम में वो लोग रिप्रोडक्शन करने के लिए सक्षम हो जाता है। वो एडोलेसेंट में ही होता है, एडोलेसेंट टाइम में ही होता है जब मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होने लगता है। The capacity for maturation and production of gametes last for a much longer time in males than in females। तो कैपेसिटी ऑफ मैच्योरेशन जो रहता है इसका, वो प्रोडक्शन ऑफ गैमेट का, वो मेल में ज़्यादा समय तक रहता है देन फीमेल्स में। इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिनस एट प्यूबर्टी 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज। फीमेल में 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज में रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है। रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है जब रिप्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो जाता है, एंड जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 ईयर्स।
जो 45 से 50 ईयर्स तक चलता है फीमेल में। द ओवा बिगिन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी शुरू होने के टाइम ही ओवा जो है मैच्योर होने लगता है। वन ओवम मैच्योर्स एंड इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवेरीज वंस अबाउट 28 to 30 डेज। तो हर एक ओवम में मैच्योर होता है हर 28 to 30 डेज में। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूटेरस बिकम्स थिक सो टू रिसीव द एग। तो इस समय में यूटेरस का जो वाल होता है वो बहुत ही थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, ताकि वो एग को रिसीव कर सके। इन केस इट इज़ फर्टिलाइज्ड एंड बिगिंस टू डेवलप, अगर वो फर्टिलाइज हो तो। दिस रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी। तो फर्टिलाइज होता है तो फिर प्रेगनेंसी होता है। इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर, अगर फर्टिलाइजेशन ऑकर होता ही नहीं है लेकिन एग तो बनता है, तो द रिलीज्ड एग एंड द थिकेंड लाइनिंग ऑफ द यूटेरस along with its blood vessel are shed off. This causes bleeding in women which is called menstruation. ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है जिसको जानना है। फर्टिलाइजेशन अगर होता है तो वो यूटेरस के वॉल में प्लांट हो जाता है एग। और अगर एग फर्टिलाइज ही नहीं होता है तो वो क्या होता है, वो ब्लड वेसल्स के साथ में, जो यूटेरस का जो वॉल है उसमें ब्लड वेसल्स भी रहता है, थिक लाइनिंग जो रहता है यूटेरस का उसमें ब्लड वेसल्स रहता है, तो ब्लड वेसल्स के साथ एग भी उसमें से ख़राब होकर के ख़त्म होकर के उसका टाइम पीरियड जाने के बाद वो शेड ऑफ हो जाता है, जो ब्लीडिंग के फॉर्म में निकलता है, जिसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और ये एवरी 28 to 30 डेज में होता है। मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। अगर फर्टिलाइज हो जाता है एग तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो मेंस्ट्रुएशन चलता रहता है एवरी मंथ। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज टर्म्ड एज मिनार्की। तो पहला मेंस्ट्रुएशन फ्लो जो होता है प्यूबर्टी आने पे उसको मिनार्की कहते हैं। एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स। तो 45 से 50 ईयर्स के टाइम में फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाता है, और इस स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन को हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं। ये सब टर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनिशियली मेंस्ट्रुएशन साइकिल में बी इरेगुलर। स्टार्टिंग में मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इरेगुलर हो सकता है 28 डेज लग रहा है तो कभी 29 या 30 डेज भी लग जाए। इट टेक सम टाइम टू बिकम रेगुलर। इसको थोड़ा टाइम लगता है रेगुलर होने में। मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। इसको हार्मोन्स कंट्रोल करता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल को। द साइकिल इंक्लूड्स द मैच्योरेशन ऑफ एग, इट्स रिलीज, थिकनिंग ऑफ यूटेराइन वॉल एंड इट्स ब्रेक डाउन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट ऑकर। तो ये चीज़ हम लोगों को समझना है कि मेंस्ट्रुएशन में होता क्या है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होता है कि एग का मैच्योरेशन होता है, पहला मैच्योरेशन ऑफ एग होता है जो हर महीने निकलता है एग, उसका रिलीज़ होता है एग का। और यूटेरस का वॉल जो होता है वो थिक होता है उस टाइम में, थिकनिंग ऑफ यूटेरिन वॉल एंड इट्स ब्रेक डाउन, और उसका ब्रेक डाउन। अगर प्रेगनेंसी नहीं होता है तो वॉल जो है एग के साथ ब्रेक डाउन होके फ्लो में बाहर आ जाएगा, और अगर प्रेगनेंसी होता है तो फिर आगे का प्रोसेस होता है जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट का प्रोसेस है आगे फर्टिलाइजेशन के बाद। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन फ्लो हो जाएगा, यूटेरिन वॉल जो है ब्रेक हो जाएगा और एग के साथ वो फ्लो हो जाएगा। और अगर प्रेगनेंसी होता है तो फिर नहीं होगा फ्लो, मीन्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाएगा। इन केस द एग इज़ फर्टिलाइज्ड इट बिगिंस टू डिवाइड एंड देन गेट्स embedded in the uterus for further development as you have learnt in chapter 9। तो चैप्टर 9 में हम लोग क्लियरली डिस्कस किए थे कि एग अगर फर्टिलाइज होता है तो वो खुद को डिवाइड करता है और एम्बेडेड हो जाता है यूटेरस में प्लांट हो जाता है, ताकि आगे का डेवलपमेंट हो सके, ताकि आगे एम्ब्रियो बन सके और फ्यूटस आ सके और फिर बेबी का ग्रोथ हो सके।
तो जो हम लोग चैप्टर 9 में देखे थे। तो अगर आप लोग चैप्टर 9 अभी तक देखे नहीं हैं तो ज़रूर चैप्टर 9 को प्लेलिस्ट में जा कर के एक बार ज़रूर उसको देखिए, पूरा डिटेल प्रोसेस उसमें बताया गया है। तो हाउ इज़ सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइंड, कोई भी बेबी जो होने वाला है उसका सेक्स को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। सेक्स मीन्स मेल और फीमेल। सेक्स दो होता है, मेल और फीमेल, और एक सेक्स होता है ट्रांसजेंडर, जो ना मेल होता है ना फीमेल होता है। तो बॉय या गर्ल होगा, ये कौन डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड करता है, क्या होता है। इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट इज द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ बेबी। इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट, तो जाइगोट और फर्टिलाइज्ड एग के अंदर ही इंस्ट्रक्शन होता है कि बेबी का जो सेक्स है वो क्या होने वाला है। दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स इन द फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग के अंदर जो क्रोमोसोम्स है, जो थ्रेड लाइक होता है स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है धागे की तरह, उसमें ही सारा इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड रहता है, जो कि चैप्टर 8 में दिया हुआ है क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। All human beings have 23 pairs of chromosomes in nuclei of their cell। ये इम्पॉर्टेंट है कि 23 pairs of chromosomes होता है all human beings में। MCQ में पूछा जा सकता है ये। तो हर एक ह्यूमन में 23 pairs of chromosome होता है, एक न्यूक्लियाई इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल, एक सेल के न्यूक्लियाई में। 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दीज आर द सेक्स क्रोमोसोम। इसमें से 2 क्रोमोसोम जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिसका नाम है एक्स एंड वाई, जिसका नाम है एक्स एंड वाई। सेक्स क्रोमोसोम 2 ही होता है, या तो एक्स होगा या तो वाई होगा। अ फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोसोम, कोई भी फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होता है। वाइल अ मेल हैज़ 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम, और मेल के पास एक एक्स होता है और एक वाई होता है। द गैमेट्स एग एंड स्पर्म हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो गैमेट जो होता है, स्पर्म और एग के पास सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। और हम लोगों को पता है कि गैमेट, एग और स्पर्म, जो फीमेल और मेल का दोनों मिलता है तभी फर्टिलाइजेशन होता है और तभी बेबी प्रोड्यूस होता है। द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज़ 1 एक्स क्रोमोसोम। तो जो अनफर्टिलाइज्ड एग है उसमें हमेशा एक एक्स क्रोमोसोम रहता है। मीन्स फीमेल के तरफ से एक एक्स क्रोमोसोम जरूर रहता है। बट स्पर्म्स आर ऑफ 2 काइंड्स। स्पर्म जो होता है वो 2 तरह का होता है। 1 काइंड हैज़ एन एक्स क्रोमोसोम एंड द अदर काइंड हैज़ अ वाई क्रोमोसोम। तो स्पर्म जो होते हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया, इसको हम लोग, मैं आपको इसको अच्छे से बताता हूँ कि फीमेल गैमेट जो होता है ओवम, ओवम में एक्स क्रोमोसोम होता है, सिर्फ एक्स। लेकिन स्पर्म के अंदर में 2 टाइप का क्रोमोसोम होता है, एक एक्स होता है और एक वाई होता है। तो जब भी ये फ्यूज़ होता है, ओवम और स्पर्म, जब भी ये दोनों फ्यूज़ होता है, तो इधर से क्या आता है, फीमेल की तरफ से एक्स आता है। वो तो एक्स ही आएगा, सिर्फ एक्स है उसके पास फीमेल की तरफ से। और मेल की तरफ से या तो एक्स आएगा या तो वाई आएगा, ऐसा होता है। देन हम लोग आगे देखते हैं, इसको आगे और बताएंगे अभी। व्हेन ए स्पर्म containing X chromosome fertilizes the egg, when a sperm containing X chromosome fertilizes the egg, the zygote would have 2 X chromosome and develop into a female child। यही बताना था कि जब एक यहाँ पे बोला गया कि when a sperm containing X chromosome, तो जब स्पर्म का एक्स क्रोमोसोम इधर जाएगा, तो इधर ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी एक्स है। तो दोनों एक्स एक्स जब मीट करेगा तो एक्स एक्स से फीमेल होगा, तो फीमेल बेबी प्रोड्यूस होगा। और अगर स्पर्म का वाई आता है इधर, तो इधर ऑलरेडी एक्स बैठा हुआ है, तो एक्स और वाई मिल करके फिर बॉय बेबी आएगा, मेल बेबी आएगा। यही दो कंडीशन है। फीमेल के पास, मदर फीमेल के पास एक्स क्रोमोसोम है,
और फादर मेल के पास एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है। तो जब फ्यूज़ होगा दोनों गैमेट, स्पर्म और वर्म, तो फीमेल की तरफ से तो एक्स ही आएगा क्योंकि उसके पास तो सिर्फ एक्स है। तो मेल के पास एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई में से दोनों जाएगा। अगर एक्स जाएगा तो एक्स एक्स बन जाएगा उधर, क्योंकि ऑलरेडी एक्स है। तो एक्स एक्स जब बन जाएगा तो बेबी फीमेल होगा। और अगर स्पर्म के तरफ से वाई वाई क्रोमोसोम जाता है तो एक्स और वाई मिल जाएगा, क्योंकि पहले से एक्स मौजूद है फीमेल में। तो एक्स और वाई मिलेगा तो बॉय बेबी प्रोड्यूस होगा। यही यहाँ पे बताया गया है। इफ़ द स्पर्म कंट्रीब्यूट्स वाई, अगर वाई क्रोमोसोम आता है स्पर्म के तरफ से, तो पहले से क्या मौजूद है फीमेल के तरफ, एक्स। तो जाइगोट जो बनेगा वो डेवलप होगा मेल चाइल्ड में। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये मदर है फीमेल, फीमेल के पास एक्स एक्स दो जो क्रोमोसोम है, इसके पास ऑलरेडी एक्स एक्स रहता है, एक्स एक्स, और मेल में एक्स वाई रहता है। तो इधर से तो हमेशा एक्स ही आएगा, यहाँ पे दो एक्स है तो इधर से हमेशा एक्स आएगा। और इधर से क्या आएगा, या तो एक्स या तो वाई। अगर एक्स आता है तो दो एक्स बन गया, तो दो एक्स बन गया तो क्या बनेगा, फीमेल बनेगा, गर्ल चाइल्ड बनेगा। और अगर इधर से वाई आता है और इधर ऑलरेडी इधर से तो एक्स ही आएगा, यहाँ पे दो एक्स है, तो एक्स वाई बन गया, तो एक्स वाई से मेल बनेगा, बेबी जो आने वाला वो मेल बनेगा। तो ऐसे होता है। Now you know that the sex chromosome of the father determine the sex of unborn baby। जो बेबी बॉर्न हुआ नहीं है उसका सेक्स को कौन डिसाइड करता है, क्रोमोसोम्स ऑफ फादर डिसाइड करता है, ना कि मदर। मदर के पास तो ऑलरेडी एक्स एक्स ही है दोनों, तो मदर तो कुछ डिसाइड कर ही नहीं सकती है। फादर का जो क्रोमोसोम है सेक्स क्रोमोसोम, उसमें से या तो एक्स आता है या तो वाई आता है। अगर एक्स जाएगा तो फीमेल बेबी होगा, अगर वाई जाएगा तो मेल बेबी होगा। द बिलीव दैट द मदर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ द हर बेबी इज कम्प्लीटली रॉन्ग एंड टू ब्लेम हर फॉर दिस इज टोटली अनजस्टिफाइड। तो पुराने समय से ऐसा बिलीफ है, कहा जाता है कि मदर जो है वही रिस्पॉन्सिबल होता है कि लड़की जन्म देने में या लड़का जन्म देने में। तो ये बिलीफ एकदम ही गलत है। रिस्पॉन्सिबल जो है वो फादर है। फादर अगर एक्स क्रोमोसोम देगा तो बेटी जन्म लेगी, अगर वाई क्रोमोसोम जाता है तो फिर बेटा जन्म लेगा। नेक्स्ट है हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स। द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है हार्मोन्स, एंड ओवेरीज टू प्रोड्यूस देयर हार्मोन्स। अपार्ट फ्रॉम द पिट्यूटरी, you have already learned that the pituitary gland is an endocrine gland. It is attached to the brain. Apart from the pituitary, the testes and the ovaries, there are other endocrine glands in the body such as thyroid gland, pancreas and adrenals. Bujo and Paheli had once visited their aunt, who was a doctor, and remembered that the boy named Kaka had a very big and bulging throat. उन लोगों को याद है कि काका जो था उसका बहुत बड़ा थ्रोट था। Their aunt had told them that Kaka was suffering from goiter. काका को goiter बीमारी था। Of thyroid gland का। काका's thyroid gland was not producing the hormone thyroxine। उनका जो थायराइड ग्लैंड था वो थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, इसलिए उसको गोइटर हो गया था। Their aunt also told them that their uncle was suffering from diabetes because his pancreas was not producing hormone called insulin। जब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है हमारा पैनक्रियाज तो डायबिटीज़ हो जाता है, इनसफिशिएंट क्वांटिटीज़। तो इंसुलिन जब सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं बनता है तब डायबिटीज़ होता है। बुजो एंड पहली देन आस्क्ड देयर आंट अबाउट द एड्रेनल ग्लैंड्स which are also shown in the chart hung on the wall of our clinic।
The aunt told them that adrenal glands secrete hormones which maintain the correct salt balance in the blood. तो एड्रेनल ग्लैंड जो होता है वो ब्लड में सॉल्ट का बैलेंस रखता है. एड्रेनल ग्लैंड्स ऑल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन कॉल्ड एड्रेनलिन. इट हेल्प द बॉडी टू एडजस्ट स्ट्रेस व्हेन वन इज़ वेरी एंग्री, एम्बैरेस्ड और वरीड. जब हम लोग एंग्री होते हैं, एम्बैरेस्ड होते हैं, शर्मिंदा होते हैं और वरीड होते हैं, तब उस टाइम जो स्ट्रेस होता है उसको मेंटेन या एडजस्ट करता है एड्रेनलिन ग्लैंड या एड्रेनलिन हार्मोन. Thyroid and adrenals secrete their hormones when they receive orders from the pituitary through its hormones. Pituitary also secretes growth hormone, which is necessary for the normal growth of a person. तो ग्रोथ हार्मोन भी पिट्यूटरी ग्लैंड ही सिक्रेट करता है. रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ. हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स. The caterpillar has to pass through various stages to become an adult moth, जो हम लोग 7 क्लास में पढ़ चुके हैं सिल्क मॉथ में. Similarly, the tadpole passes through certain stages, जो हम लोग चैप्टर 9 में पढ़े थे. This change from larva to adult is called metamorphosis. ये हम लोग पढ़े थे, वो इम्पोर्टेंट भी बताया था इसको. Metamorphosis in insect is controlled by insect hormones. In a frog, it is controlled by thyroxine. फ्रॉग में थायरोक्सिन हार्मोन मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करता है. द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड. थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर. तो थायरोक्सिन का जो प्रोडक्शन है वो आयोडीन, वाटर में आयोडीन कितना है उस पर डिपेंड करता है. इफ़ द वाटर इन विच टैडपोल्स आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन सफिशिएंट आयोडीन, द टैडपोल्स कैन नॉट बिकम एडल्ट. तो अगर पानी में अगर सफिशिएंट आयोडीन नहीं है तो टैडपोल्स जो होता है वो एडल्ट नहीं बन सकता. टैडपोल्स मीन्स फ्रॉग का जो बच्चा रहता है. रिप्रोडक्टिव हेल्थ. द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज इंडिविजुअल्स हेल्थ. टू कीप द बॉडी हेल्दी, एवरी ह्यूमन बींग एट एनी एज नीड्स टू हैव बैलेंस डाइट. हमें बैलेंस डाइट हमेशा लेना चाहिए ताकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारा बना रहे. और एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज हम लोगों को करते रहना चाहिए. ड्यूरिंग एडोलेसेंस हाउएवर दिस बिकम इवन मोर एसेंशियल एज द बॉडी इज़ ग्रोइंग. तो बॉडी हमारा जब ग्रो होता है वो टाइम होता है एडोलेसेंस का. एडोलेसेंस के टाइम में हमें अच्छा बैलेंस डाइट लेना चाहिए और एक्सरसाइज करना चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज, ताकि हमारा बॉडी अच्छा से ग्रो कर पाए. और न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलेसेंट्स. तो एडोलेसेंट जो होता है उनका न्यूट्रिशनल नीड्स क्या होता है. is a stage adolescence is a stage of rapid growth and development, hence the diet for an adolescent has to carefully planned. तो डाइट जो होता है वो केयरफुली प्लान्ड होना चाहिए बच्चों का, जो लोग बढ़ रहे हैं, बढ़ते बच्चों का. रिकॉल द बैलेंस डाइट मीन्स दैट द मील्स इंक्लूड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट. तो बैलेंस डाइट का मतलब जिसमें डाइट में प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, विटामिन हो, रिक्वेसाइड प्रोपोर्शन में. आवर इंडियन मील रोटी, दाल, rice and vegetable is balanced meal. Milk is a balanced food in itself. Milk खुद ही एक balanced food है, complete अकेले ही. Fruits also provide nourishment. For infants, mother's milk provides all the nourishment that they need. Iron builds the blood and iron-rich foods such as leafy vegetables, jaggery, leafy vegetables, पत्तेदार सब्जी, jaggery means गुड़, मीट, सिट्रस, इंडियन गूसबेरी, आंवला आर गुड फॉर एडोलेसेंट. एडोलेसेंट के लिए ये सब जरूरी है क्योंकि ये सब आयरन रिच होता है. तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि हमें बैलेंस डाइट हमें मिलना चाहिए एडोलेसेंट के टाइम पे ताकि बॉडी हमारा अच्छा से डेवलप कर पाए. चिप्स एंड पैक्ड और टिन्ड स्नैक्स दो वेरी टेस्टी शुड नेवर रिप्लेस रेगुलर मील्स. हमें ये चिप्स और पैकेट जो स्नैक्स रहता है ये सब से हमारा मेन फूड को, मेन मील को रिप्लेस नहीं करना चाहिए. दे डू नॉट हैव एडिक्वेट न्यूट्रिशनल वैल्यू. उसमें एडिक्वेट न्यूट्रिशनल वैल्यू होता नहीं है. पर्सनल हाइजीन. एवरीवन शुड हैव अ बाथ एट लीस्ट वंस एवरी डे.
तो पर्सनल हाइजीन भी हमें मेंटेन करना चाहिए, हमें हमेशा एवरीडे नहाना चाहिए, बाथ लेना चाहिए। इट इज़ मोर नेसेसरी फॉर टीनेजर्स बिकॉज इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड समटाइम्स मेक्स द बॉडी स्मेली। टीनेजर्स को ज़्यादातर डेली पर्सनल हाइजीन पे में काम करना चाहिए, उन लोगों को साफ़ सुथरा रहना चाहिए, क्योंकि स्वेट ग्लैंड जो होता है उस टाइम बहुत एक्टिव होता है और बॉडी स्मेली हो जाता है, तो डेली नहाना चाहिए। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन्ड एवरी डे। If cleanliness is not maintained, there are chances of catching bacterial infection। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का डर रहता है अगर बच्चे डेली साफ़ सुथरा खुद को नहीं करते हैं तो। गर्ल शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनलीनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम पे गर्ल्स को बहुत ही स्पेशल केयर रखना चाहिए। दे शुड कीप ट्रैक ऑफ देयर menstrual cycle and be prepared for onset of menstruation। Use sanitary napkin or clean homemade pads। Change pads after every 4-5 hours as per requirement। देन फिजिकल एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फ्रेश एयर में हमें वॉकिंग करना चाहिए, प्ले करना चाहिए बॉडी को फिट एंड हेल्दी रखने के लिए, और आउटडोर गेम्स खेलना बहुत ही ज़रूरी है। Say no to drugs। Adolescence is a period of much activity in the body and mind, which is a normal part of growing up. So do not feel confused or insecure. If body suggests that you will get relief if you take some drugs, just say no unless prescribed by doctor। ड्रग्स जो होता है वो एडिक्टिव होता है, उसका नशा होने लगता है, उसका आदत होने लगता है, तो ड्रग्स को हमें नो कहना चाहिए जब तक डॉक्टर ना बोले। इफ़ यू टेक देम वंस यू फील लाइक टेकिंग देम अगेन एंड अगेन। अगर आप एक बार लेते हैं तो उसे बार बार लेने का मन करता है। दे हार्म द बॉडी इन लॉन्ग रन, दे ruin हेल्थ एंड हैप्पीनेस, सो वी शुड अवॉइड देम। यू मस्ट heard about AIDS, which is caused by a dangerous virus called HIV virus। This virus can pass on to a normal person from an infected person by sharing the syringes used for injecting drugs। जो हम लोग सिरिंज यूज़ करते हैं हॉस्पिटल में इंजेक्शन के लिए, उससे भी एड्स जो है उससे भी फैल जाता है एक हेल्दी पर्सन से एक डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में। इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड टू एन इन्फेंट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर थ्रू हर मिल्क। इन्फेक्टेड मदर से अगर मदर को एड्स है तो वो उसके मिल्क पीने से उसके बच्चे को भी हो सकता है। द वायरस कैन ऑल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है। तो ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। मैं इसके सेकंड पार्ट में इसका जो समरी है उसका भी एक छोटा शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। तो अभी आप लोग चैप्टर को अच्छे से देखिए, जो समझ में नहीं आए उसको कमेंट में पूछिए। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो डिसाइडिंग द सेक्स ऑफ द कमिंग बेबी। जो बेबी होने वाला है वो बॉय होगा या गर्ल होगा, जो एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो मैंने समझाया भी है 2 बार, तो अगर उसको समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए, मैं दोबारा से उस पर एक स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।